दादी और पोती का प्यार। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊँ? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह का व्यवहार देख बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा के इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथ भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। आओ मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं, पर बेटा तुम मेरे लिए तो समोसे नहीं लाई। और ये रोटी इतनी रूखी है, खाई नहीं जा रही है। दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि समोसे उनके लिए नहीं है, सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए हैं क्या? कैसे बने हैं? बहुत स्वादिष्ट बने हैं दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं तो दादी माँ, अभी बहुत हैं। अगर मम्मी किचन में नहीं होगी तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी माँ को लाकर दे देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है वह खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देख रही थी तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट थे। बेटा चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है अभी। नहीं दादी माँ, मम्मी देख लेगी तो मुझे बहुत मारेगी, और मुझे भी और तुम्हें भी। अब नहीं लाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊँगी। कविता टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा पापा से क्या मंगवाया है तुमने इस बार? एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं? वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर, और तुम्हारे जितनी ही बड़ी। लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो पापा मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। देखो कितनी सुंदर है। हाँ रिंकू, ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, जो तुमने मंगवाया था वो सब ले लो। देख लो कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसमें 2 साड़ियाँ हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत हैं, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो भी कुछ है वह माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारे भी एक लड़की है। हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करते रहेंगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं है, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वह मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागिन है, मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर ये अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं, या फिर तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं भी नहीं रहना चाहूँगी इस घर में। आओ रिंकू, चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में।
नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी। तो ठीक है, शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा आप मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सो जाना, मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, अगर चाहो तो तुम जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को आज गए हुए 2 दिन हो गए। दादी माँ ने जब पता चला कि उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया, कविता हमेशा हमेशा उन्हें भला बुरा कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती थी। फिर उनकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा कि कविता के घर के जाने के सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था, फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसके साथ तो जीने मरने का वादा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने कॉलेज के वो दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान और अजनबी थी वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें और वह यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसने इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया और कविता ने भी उसे साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो ज़िंदगी, ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी को किसी का दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है ना ही कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह से याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलिया के बाणों द्वारा बींधे पक्षी की तरह ज़मीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करने के लिए बोला। कि रिंकू की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फ़ोन को लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज़ आई। हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अजय, मुझे रिंकी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका। रिंकी भी, तुम्हारे और हम सब भी, प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको ही करना है कि आपको किसके साथ रहना है। हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे, आपकी बेटी है, वो आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज़्यादा टूट चुका था वह भी कभी भी कविता से दूर रहना नहीं चाहता था और अपनी माँ से भी अपनों से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसने फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियाँ, वह बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीद लिए उसकी बूढ़ी माँ, और दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य और उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू का साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या? वह न अकेली माँ उसे चाहिए, ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम न था, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को कि नरक से बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था क्या? वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने के लिए, रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातचीत माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, उसने भी कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, कि उसे वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय वह कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगी और एक अनाथ की ज़िंदगी जियोगी?
ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता कि अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ना की होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कविता तुम्हारी धर्मपत्नी है। आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूँगी। पर आपकी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैंने कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा होगी, नर्स, डॉक्टर। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कविता को। माँ ने बहुत ज़्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय ने न चाहते हुए भी उन्हें जिद करके वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे घर में आने में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर जब अजय, वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहता था। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी उसे वह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ के से मिलने जाया करता था। वह जब भी उस वृद्धाश्रम में गुजरता था माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धाश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए। लेकिन अजय को माँ के कहने पर किसी के भी अजय से इस तरह बात कर नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों तक बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे एक बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने आता था तो कविता को बहुत बुरा लगता था। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोकती थी। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ लेकर जाया करता था, जिससे कविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों के बाद वहाँ जाता था, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं। पर जैसे ही वह अंदर गया उसे माँ कहीं नज़र नहीं आई। तब उसने आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब वह अस्पताल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उनकी माँ की तबीयत की बीमारी के बारे में भी बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी उसे आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर ये खुश रहें तो शायद कुछ समय निकाल सके, वरना अगर यूं ही चिंता करती रहेंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इसे अपने पास घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है। अगर आपके साथ रहेगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकोगे और अच्छे से उनकी देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। अब वह एक इंसान दिखाई दे रहा था। वो थी कविता। उसे मनाना था, शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं ले गया तो वह बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी है वो? मेरी याद आती है उसे? हाँ बेटी, आपकी दादी आपको बहुत याद कर रही थी। कल हम उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची? क्या पापा? हाँ सच्ची। कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? हाँ कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता है आज माँ से मिलने गया था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आएंगे तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आएँ?
उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, बस इस बार मान जाओ। कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं वही करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हुआ अच्छा ही होगा, ये सोचकर गॉड का धन्यवाद किया और माँ को लेने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर रिंकू को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू के साथ लिए वह हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ गया। उसकी माँ अब तक उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर। आज कविता की भी समस्या हल हो चुकी थी, वह अब कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और देखते ही देखते वो चली गई।